जी, तो पहली वीडियो के अंदर जो हमने ये सारा देख लिया कि कैंसर का कॉज क्या होता है और कैंसर होता क्या है। हमने पहले कैंसर देखा कि एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होती है, प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से कैंसर होता है। अब ये क्या बात है, वो तो कैंसर भी तो एक सेल है, वो फिर हम उसे कैंसर सेल क्यों बोलते हैं, उसके अंदर क्या ऐसे फीचर्स होते हैं कि उसको हम कैंसर सेल बोलते हैं। तो अब हम वही डिस्कस करने लगे। कैंसर सेल की दो मेजर, वैसे तो ये सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, कैंसर सेल की दो मेजर डिफ्रेंसिएशन होती है कि उसे हम नॉर्मल सेल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो वहाँ पे सेल प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा जो है ना प्रमोट होती है, यानी कि सेल प्रोलिफरेशन उस सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि वो रैपिडली डिवाइड करेगा, ठीक है, प्रोलिफरेट रैपिडली करेगा। और दूसरा ये कि रेजिस्टेंट टू सेल डेथ होगा, मतलब नॉर्मली सेल की जो एक स्पेसिफिक एज हो जाती है, टाइम हो जाता है, हम उसमें क्या होता है अपॉप्टोसिस हो जाती है, तो ये जो है रेजिस्टेंट टू सेल डेथ हो जाते हैं। तो हमने दो चीज़ों की डिफरेंट कैटेगरीज देखनी है कि किस तरह से प्रोलिफरेशन इसमें प्रमोट होती है और किस तरह से यहाँ पे अपॉप्टोसिस जो है वो इनिबिट होती है, यानी कि सेल डेथ इनिबिट होती है। तो पहले हम बताते हैं प्रोलिफरेशन यहाँ पे किस तरह होती है। तो यहाँ पे लिखी हुई है इसलिए मैं यहीं से बता रही हूँ और अपने याद भी यहीं से करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मली सेल की माइटोसिस कब होती है, जब उसको कहीं से सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, सिग्नलिंग आती है, सेल को पता चलता है कि अब उसकी माइटोसिस का टाइम हो गया है। लेकिन ये सेल, कैंसर सेल इस तरह की होती हैं कि इन्हें किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती, ये सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रोथ सिग्नलिंग होती है, यानी कि इन्हें बाहर से किसी सिग्नलिंग की ज़रूरत नहीं है, खुद ही अपनी तरह से सिग्नल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इनकी प्रोलिफरेशन क्या हो जाएगी, प्रमोट हो जाएगी। दूसरा इसका ये कॉज होता है कि यहाँ पे जो एंजियोजेनिक फैक्टर्स होते हैं ना, जो हमारी ब्लड वेसल्स बनाते हैं, वो वाले फैक्टर्स रिलीज़ कराना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स भी उन सेल तक पहुँचे और न्यूट्रिशन की कभी कमी नहीं होती इन सेल्स को, यानी कि उसकी वजह से कहीं ये न रह जाए ग्रोथ से। तो पहला सेल सफिशिएंसी एंड ग्रोथ सिग्नलिंग, दूसरा ये कि एंजियोजेनिक फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं, तीसरे नंबर पे इनकी जो पोटेंशियल होती है ना, ग्रोथ पोटेंशियल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मल सेल से भी अपने पास एनर्जी लेकर, न्यूट्रिएंट्स लेकर और रेप्लिकेट कर लेते हैं, तो लिमिटलेस ग्रोथ पोटेंशियल इनके अंदर हो जाती है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरह से सेल डेथ को इनहिबिट करते हैं। तो सेल डेथ में ये हो जाता है कि ये इनसेंसिटिव टू एंटी ग्रोथ सिग्नल हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर कोई एंटी ग्रोथ सिग्नल आया भी है ना इनको कि अभी ग्रोथ नहीं करनी, तो उनसे भी इनसेंसिटिव हो जाते हैं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो इस तरह से सेल डेथ जो है वो कम हो जाती है। दूसरा ये कि जो अपॉप्टोसिस होती है, ये अपॉप्टोसिस को इवेट कर देती है, कि अपॉप्टोसिस इन पर कोई असर कर ही नहीं पाती, ठीक है, रेजिस्टेंट टू अपॉप्टोसिस हो जाती हैं। और लास्ट एंड फाइनल ये है कि इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इनके अंदर एक्टिवेशन हो जाती है इन्वेड करने की और मेटास्टेसिस करने की, कि दूसरे टिश्यूज़ को जाके भी ये डैमेज करे। तो ये हमारे जो है फीचर होते हैं। 2 मिनट। अच्छा उसके बाद जी हम आ जाते हैं कि किस तरह से जो हमने 6 फीचर्स पढ़े कि कैंसर सेल के अंदर ये होते हैं, भला वो आते कहाँ से हैं 6 फीचर्स। अब हम उन चीज़ों की बात करने लगे हैं कि क्यों वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, कि उनके ऊपर एंटी ग्रोथ फैक्टर एक्ट नहीं कर पाता, क्यों वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं ग्रोथ सिग्नल्स पर। तो अब उसका कॉज देखने लगे हैं कि क्या चेंजेस आते हैं उनके अंदर। तो दो तरह के चेंजेस आते हैं, एक उनके अंदर चेंजेस आती हैं जेनेटिक चेंजेस और दूसरे बायोकेमिकल चेंजेस। जेनेटिक चेंजेस में क्या आता है, उनके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, उनके सेल साइकिल जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली वर्क, यानी कि उसमें चेक पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं। जो चेक पॉइंट्स मैंने को बताए थे ना, जो G1 और G2 के दरमियान होते हैं और एस फेज़ के दरमियान होते हैं, तो ये जो सारे चेक पॉइंट्स हैं ना ख़त्म हो जाते हैं, सेल साइकिल बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाता है। उसके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम की चेंजेस आ सकते हैं उसके अंदर, या अगर क्रोमोसोम का चेंज ना आए तो ये हो सकता है कि वहाँ पे क्रोमैटिन एपीजेनेटिक चेंजेस आ जाए। एपीजेनेटिक का मतलब है कि क्रोमोसोम की जो प्रोटीन्स है ना उनके अंदर चेंजेस आ जाए, तो एपीजेनेटिक चेंजेस उनके अंदर आ सकते हैं। अगर एपीजेनेटिक चेंजेस ना आए तो उसके अंदर क्या हो सकता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन जो करते हैं, यानी कि जीन से मैसेंजर आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के अंदर उनमें चेंजेस आ जाए, यानी कि ये चीज़ें मैसेंजर आरएनए खराब प्रोड्यूस हो। या फिर उसमें क्या, जो मैंने आपको कैंसर का पहले बताया था कि ट्यूमर सप्रेसर जीन की इनएक्टिवेशन और ऑन्को जीन्स की क्या हो जाती है, एक्टिवेशन। तो इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसमें जो टेलोमेरेज एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो टेलोमेरेज का फंक्शन आप जेनेटिक्स में आपने पढ़ लिया होगा, टेलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से सारा काम होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होती हैं, फिनोटिपिक चेंजेस टूवर्ड्स स्टेम सेल्स प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो स्टेम सेल्स होते हैं ना वहीं से सारे सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो वहाँ स्टेम सेल्स की फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं कि इनको डिफ्रेंशिएशन की भी ज़रूरत नहीं होती। जो भी हमारे कैंसर सेल्स होंगे ना वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होंगे, प्रॉपर्ली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होंगे, बल्कि स्टेम सेल्स के तौर पर ही एक्ट करेंगे, किसी भी तरह के वो सेल्स जाकर बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे फीटस के अंदर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं फीटर एंटीजेंस, लेकिन कैंसर सेल्स के अंदर वो फीटल एंटीजेंस जो हैं वो दोबारा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, और यही चीज़ जो है ना हम ट्यूमर मार्कर्स के अंदर देखेंगे
ठीक है। यानी कि जो कैंसर सेल्स होगा ना वो यही, जैसे अल्फा फीटोप्रोटीन जो कि सिर्फ फीटस के अंदर हमें पता है उनके अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन एडल्ट के अंदर तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता। लेकिन जब कैंसर डिवेलप होते हैं तो अल्फा फीटोप्रोटीन जो है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह डिफरेंट कार्सिनो एम्ब्रियोनिक जीन्स जो कि सिर्फ एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो एडल्ट में बनना शुरू हो जाए, तो ये एक सिग्नल देते हैं हमें। ये डायग्नोस्टिकल इनकी यानी कि डायग्नोसिस के अंदर इंपॉर्टेंट है कि हम डायग्नोज कर सकते हैं कि एक बंदे को कैंसर हो चुके हैं। इसका वैसे तो बॉडी के अंदर कोई इसका काम नहीं है, लेकिन जो है ना फीटल एंटीजेंस प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम ट्यूमर मार्कर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। 2 मिनट में से मोड़ लूँ। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है हमें पता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आती है कि जो हमारी सेल एडहेजन्स हो रही होती है ना, नॉर्मली डिफरेंट यानी कि 2 सेल अगर पड़ी हैं तो ये एक सेल दूसरे सेल के दरमियान एडहेजन है, इसके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि दरमियान में स्पेस प्रोड्यूस हुई है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर है उसके ऊपर एबनॉर्मल शुगर्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है हम इसे कैंसर बोलते हैं। और होता क्या है, हमारी सेल एडहेजन जो है ना, ये जो CM का क्या मतलब है, सेल एडहेजन मॉलिक्यूल, ठीक है। सेल एडहेजन मॉलिक्यूल जो होते हैं ना उसके अंदर चेंजेस की वजह से सेल एडहेजन्स भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नज़र आ रहा होगा होप आपको। तो डिक्रीज एडहेजन वाया इफेक्ट ऑफ सेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल। इसके अलावा मेटास्टेसाइज जो है ना बहुत इजीली कर सकते हैं, उनकी प्रोपेंसिटी यानी कि उसकी एबिलिटी टू मेटास्टेसाइज जो है ना वो बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें वो रिलीज़ करते हैं जो कि हमें इंडिकेशन देती है। फॉर एग्जांपल वो एक्सोसोम्स को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, बायोमार्कर्स को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, जिसको हम डायग्नोस्टिकली इनकी वैल्यू मैंने को पहले भी बताया कि डायग्नोज हम कर सकते हैं कि एक बंदे को कैंसर है। उसके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर हमें ये कैंसर नज़र आता है। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मतलब उसके प्लूरल फ्लूइड होता है, या फिर पेरिकार्डियम के अंदर जो फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, उसके अंदर हमें नजर आएगा। हम उसके ब्लड के अंदर वो चीज़ें नज़र आ सकती हैं, CSF के अंदर नज़र आ सकती हैं, यानी कि डिफरेंट फ्लूइड्स के अंदर हमें बायोमार्कर्स नज़र आएंगे। इसके अलावा एंजियोजेनिक फैक्टर्स, ये वही जो मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड वेसल्स की प्रोडक्शन कराते हैं। इसके अलावा ऐसे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पर जाकर अटैक करते हैं, उसको जाकर एक्ट करते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से होता क्या है, हमारे अल्टरेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे उसके जेनेटिक चेंजेस की आती है कि म्यूटेशन प्रोड्यूस हुई थी। मेजर ये चीज़ थी कि म्यूटेशन प्रोड्यूस हुई, और बाकी सारी कैटेगरीज थी। यहाँ पे मेजर चीज़ है कि मेटाबॉलिज्म की अल्टरेशन होती है, और इन सब चीज़ों की वजह से मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्टरेशन होती है। तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ जो है कैंसर के फीचर और उसमें बायोकेमिकल और केमिकल जेनेटिक चेंजेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ना वो है ट्यूमर मार्कर को हम किस तरह जो है ना कौन कौन से ट्यूमर मार्कर्स को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कैंसर के इंडिकेशन के तौर पर, डायग्नोसिस के तौर पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्यूमर मार्कर होते क्या हैं? ये एक्चुअली ट्यूमर मार्कर कैंसर सेल से प्रोड्यूस होते हैं, या फिर अगर वो कैंसर सेल जो हैं हमारे नॉर्मल सेल्स पर एक्ट करते हैं तो उन नॉर्मल सेल से प्रोड्यूस होते हैं। इनके दोनों से प्रोड्यूस हो सकते हैं, कैंसर सेल से प्रोड्यूस हो सकते हैं, या अगर कैंसर सेल नॉर्मल पर एक्ट करे तो नॉर्मल सेल से ये प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्लड के अंदर आएंगे, सीरम के अंदर आएंगे, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, यूरिन के अंदर इवन भी हमें ये ट्यूमर बायोमार्कर्स नजर आते हैं। तो हम इंपॉर्टेंट ट्यूमर बायोमार्कर्स देख रहे हैं, और ये देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ से एसोसिएटेड होते हैं। ट्यूमर बायोमार्कर जो है ना एक्चुअली स्पेसिफिक हाँ, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं कि क्या किसको जो है ना एज ए ट्यूमर बायोमार्कर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक ट्यूमर बायोमार्कर है इसको एक स्पेसिफिक डिजीज़ से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कैंसर है तो उससे उसके अंदर जो है वो मतलब बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाए। एक स्पेसिफिक डिजीज़ के अंदर उसको बॉडी के अंदर ज़्यादा इंक्रीज़ होनी चाहिए। जैसे ये बताया हुआ है अल्फा फीटोप्रोटीन हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि हमारे लीवर का कार्सिनोमा, और जेम सेल ट्यूमर के अंदर जो है ये इंक्रीज़ रहते हैं। यानी कि उसे क्या होना चाहिए, स्पेसिफिसिटी उसकी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर ये होना चाहिए कि वो जो नॉर्मल सेल्स की निस्बत ना, नॉर्मल सेल्स कह रही हूँ, नॉर्मल पर्सन जिसको कैंसर नहीं है उसकी निस्बत जो है एक कैंसर पेशेंट के अंदर उसकी अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि कंसंट्रेशन का एक प्रोमिनेंट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, एक प्रोमिनेंट डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ अल्फा फीटोप्रोटीन्स की, तो ये नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर तो होते ही नहीं है। किसके अंदर होते हैं, सिर्फ कैंसर पेशेंट के अंदर। तो ये एक अच्छी इसकी खासियत है कि इससे हमें बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि इस पर्सन को क्या है, कैंसर है। तो इसके कंसंट्रेशन का एक मार्क्ड डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है एटलीस्ट इसको डिटेक्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अमाउंट में ज़्यादा हो लेकिन इसकी डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, तो इसको क्या होना चाहिए, डिटेक्टेबल अमाउंट के अंदर इसको प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा हमें जो है ना एक्सटेंट ऑफ कैंसर का पता चलना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 15 नैनोग्राम प्रेजेंट है तो वो फर्स्ट स्टेज कैंसर है, और अगर इससे ज़्यादा यानी कि कंसंट्रेशन के डिफरेंस से ना हमें इसका एक्सटेंट ऑफ कैंसर पता चल जाना चाहिए।
हाँ बेशक हर जो है ना ट्यूमर बायोमार्कर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, लेकिन इनमें से कोई ना कोई उसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो एक जनरली मैं बता रही हूँ कि इसकी स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, उसके कंसंट्रेशन का मार्क डिफरेंस होना चाहिए, डिटेक्टेबल उसे होना चाहिए। इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ कैंसर हम बताएं, अगर एक्सटेंट ऑफ कैंसर बताए ना तो फिर इससे हमें पेशेंट की लाइफ का पता चल सकता है कि वो कितने दिनों तक, कितने सालों तक, कितने महीनों तक वो पर्सन जो है ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बता देते हैं कि इस पर्सन की लाइफ जो है ना अब 3 दिन रह गई, 1 महीना रह गया, 1 साल रह गया। तो ये एक्सटेंट ऑफ कैंसर से हमें उस पर्सन की लाइफ का भी पता चल सकता है। हाँ, इसके अलावा एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये इसकी यूज़ है, यूज़ भी साथ में बता रही हूँ। इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये यूज़ है कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमने पर्सन को ड्रग्स देना शुरू किया, हमने उसका इलाज करना शुरू किया है, कीमोथेरेपी कर रहे हैं या कोई भी किसी भी तरीके से जो है ना रेडिएशन के थ्रू कोई भी तरीका जो है उससे हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसकी अमाउंट से हमें अंदाज़ा हो कि पर्सन के अंदर हमें कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है कि इसकी अमाउंट थोड़ी कम हो रही है। इसकी अमाउंट अगर कम हो रही है मतलब कि वो पेशेंट ठीक हो रहा है, तो इससे हमें ये फ़ायदा नज़र आता है कि हम उसकी प्रोग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्नोसिस इसको हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस, यानी कि कोर्स ऑफ डिजीज़। ये देखना कि पेशेंट में कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें चेंज करना चाहिए अपना मेथड या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी कि स्पेसिफिसिटी, कंसंट्रेशन, डिटेक्टेबल होना चाहिए, एक्सटेंट ऑफ कैंसर और प्रोग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्यूमर बायोमार्कर्स को। इसमें अल्फा फेटोप्रोटीन का बता चुकी हूँ कि हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और जर्म सेल्स ट्यूमर के अंदर ज़्यादा होता है। इसके अलावा कैल्सिटोनिन जो है वो थायराइड मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर, ठीक है, ज़्यादा थायराइड से प्रोड्यूस होता है, तो उसमें अगर कार्सिनोमा हो जाए तो ये कैल्सिटोनिन बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन की बात मैंने पहले की थी कि ये भी एम्ब्रियो से रिलेटेड है, अल्फा फेटोप्रोटीन भी, और ये भी जो है ना, ये जो मैंने बताया था कि रीअपेरेंस ऑफ फीटल एंटीजन, ये वही चीज़ें हैं, रीअपेरेंस ऑफ फीटल एंटीजन यहाँ प्रोड्यूस हो गई हैं। अब कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन किस कैंसर में होती है? कोलॉन के कैंसर में, लंग्स के कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, पेंक्रियाज के कैंसर में और ओवरी के कैंसर में। इसके बाद ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन, देखिए ये तो एक फीटस का हार्मोन है ना, यानी कि फीटस का हार्मोन कह रही हूँ कि ये तो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर हमें बताई, उसके यूरिन के अंदर हम इसको डिटेक्ट करते हैं, ऐसे हमें प्रेगनेंसी का पता चलता है। तो ये जो है ना, इसके अंदर थोड़ी कन्फ्यूजन भी आ जाती है कि अगर किसी फीमेल के यूरिन के अंदर हमें इसकी अमाउंट मिले तो इसकी कन्फ्यूजन होती है कि वो प्रेग्नेंट है या फिर उसके अंदर कैंसर है। तो खैर इसमें किस चीज़ का कैंसर में नज़र आता है? ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ होती है, ठीक है। ट्रॉफिक का मतलब होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, ग्रोथ काज करे, मतलब होता है ट्रॉफिक। तो ज़ाहिर है ये हमारी ग्रोथ न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, इसलिए ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ के अंदर ये होता है और जर्म सेल्स ट्यूमर के अंदर। आप ये देखें कि चलें छोड़ें, उसके बाद हम मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स के तरफ आ जाते हैं। मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन जो है कौन से कैंसर से रिलेटेड है? माइलोमा से रिलेटेड है। और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है प्रोस्टेटिक कैंसर से रिलेटेड। अब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाती हैं कि ये बनाइन प्रोस्टेट का ट्यूमर भी होता है जिसके अंदर कोई कैंसर की कोई कंडीशन नहीं होती, यानी कि नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन के अंदर भी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है प्रोड्यूस हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पे हमारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, ऑलमोस्ट हमारे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कंप्लीट हो गई। बस एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, उसको कंप्लीट करके हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। कुछ डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स की हम यहाँ बात कर लेते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। प्रोटीन्स नहीं है, वो पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर है। तो डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले जिसके नाम में अंदर फैक्टर आया ना, हम उसको पहले देख लेते हैं। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इसके अंदर क्या होगा? हमारी एपिडर्मल और एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो हैं हमारे डिफरेंट फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स उनकी जो है ना ग्रोथ करवाते हैं। नर्व ग्रोथ फैक्टर, ये इनके नाम से रिलेटेड है। एपिडर्मस की फाइब्रोब्लास्ट डिफरेंट सेल्स की प्रोलिफरेशन कराते हैं। नर्व ग्रोथ फैक्टर जो हैं ये ट्रॉफिक इफेक्ट काज कराते हैं न्यूरॉन्स के ऊपर। इसी तरह प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो हैं मेसेनकाइमल और ग्लाइल सेल्स की जो है ना ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फ़ा जो है ये बिल्कुल एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के तौर पर काम करता है, यानी कि बिल्कुल उसकी तरह काम करता है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एपिडर्मल एपिथेलियल सेल्स पर एक्ट करता है। और जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है ये स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट काज कराता है डिफरेंट सेल पर, यानी कि इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी, बेशक ये ग्रोथ फैक्टर है फिर भी स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी दोनों इसका इफेक्ट है। उसके बाद हम दो चीज़ें इसमें आती है जिसमें फैक्टर का वर्ड नहीं आता, एक इंटरल्यूकिन और दूसरा एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन का तो हमें पहले से ही पता है कि ये एरिथ्रोपोइटिक सेल्स की ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। और इंटरल्यूकिन्स भी हम देख चुके हैं कि ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम पर डिफरेंट जो है ना इफेक्ट काज कराती हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझते हैं और पहली बार देखने में लगता ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। खैर आपने यही चीज़ें याद रखनी है जितनी आपको बताई हैं। और वही बात कि प्लीज़ चैनल को जो है ना प्रमोट किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, किसी भी तरीके से
चाहे आप लोग हमें जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन आप लोगों को पता है कि हम मेहनत करें, तो किसी भी तरीके से ज़्यादा मेहनत करें या कम मेहनत करें, तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और ख़ुद भी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, हमें भी अच्छा फ़ील हो और हम मेहनत के साथ जो हैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू सो मच।